इतना था, मैंने क्या लिखा था। क्वेश्चन से पूछना था। एक तो ये था कि आपने लास्ट में बताया था, तो कार हमने वो करी है, कार परचेज करी ना, तो उसका ये था कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ए कार, ओला उबर हमें वो करनी चाहिए। मतलब जैसे तीन चीजें होंगी, एक तो बैड डिसीजन है या हमने कार में ले ली। तो ये सर कार का एग्जांपल ही हमने क्यों लिया है इसमें? आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसे मैं एक मिनट में इस स्लाइड से समझा देता हूँ आपको। देखिए, आप जनरली क्या करते हैं, जो एक ब्रोक माइंडसेट वाला इंसान होगा, सबसे पहले जैसे ही उसकी इनकम जनरेट हुई, दिस आई इज योर इनकम, ठीक है, व्हाट ही डज फ्रॉम हिज इनकम इज, सबसे पहले वो एक लाइबिलिटी परचेज करता है। व्हाट इज लाइबिलिटी? इज अ बैड लोन, ठीक है। लोन देता है किस तरीके का? वो एक मे बी, मैंने एक कार का एग्जांपल दिया, मे बी 1 लाख रुपए का आप फोन ले सकते हो, आप कोई भी चीज ले सकते हो, एक कार ले सकते हो। एक होम लोन भी एक लाइबिलिटी में आता है मेरे अकॉर्डिंग, और जितने फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके अकॉर्डिंग भी। तो एक होम लोन भी अगर आप ले रहे हो रहने के लिए, अगर आप उसे रेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो एक बात अलग है, और रेंट में भी मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या देखना है आपको देते हुए। तो अगर आप इस तरीके की एक जो मीडियोकर माइंडसेट होगा, या जो भी एक पोर माइंडसेट का इंसान हो, वो यही चीजें कर रहा होता है पूरी जिंदगी, और तभी वो इस ब्रैकेट के अंदर, एक जिस ब्रैकेट के अंदर उसे मिला है उससे ज्यादा एक ब्रैकेट आगे बढ़ सकता है। मैं ब्रैकेट्स बताऊंगा आपको इन फ्यूचर इस आज वाली क्लास में क्या क्या होती हैं, बट उसी ब्रैकेट के अंदर पूरी लाइफ करता है मोस्टली। वो सबसे पहले अपनी इनकम लेता है, इनकम के बाद वो एक लाइबिलिटी पर बाय करता है, ठीक है, मतलब एक लोन लेगा, उसके बाद वो एक्सपेंडिचर करता है उस लाइबिलिटी के थ्रू। मतलब आपने 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी ली, तब जाके आपने एक्सपेंडिचर किया 5 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करने का, ठीक है। दिस इज अ पुअर माइंडसेट। आप अगर अपनी इनकम के साथ, इनकम की वजह से आपको ये लग रहा है बैंक इज अ फूल, जो आपको एक लोन दे रहा है 5-6 लाख रुपए का, अगर वो लोन दे रहा है तो व्हाट्स द हार्म बेस्ड अपॉन योर क्रेडिट स्कोर, बट दैट्स एक्चुअली अ वेरी 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 वर्स्ट डिसीजन। जो एक वाइज मैन करता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी इनकम से एसेट परचेज। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट का इंसान सबसे पहले एसेट परचेज करेगा। व्हाट इज एन एसेट? एसेट कुछ भी हो सकता है जिसकी वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ेगी। लाइबिलिटी वो जिसकी वैल्यू इन फ्यूचर घटेगी। आपकी कार, आपका फोन, 1 लाख का फोन आप लेके आइए घर पे, और विद इन आपने उसका डब्बा ओपन करा है, 15 मिनट बाद में अगर से कहेंगे कि यार इस परचेज करोगे क्या, क्या वो ये कहेगा कि मैं 5,000 रुपए ऊपर का प्राइस दे दूंगा इसके लिए? नहीं सर। 5 मिनट बाद भी नहीं देगा। वो 5,000 रुपए घटा सकता है, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स उसकी वैल्यू, जो 1 लाख रुपए का फोन था, उसकी 5,000 रुपए 5% से डाउन हो गई है, ठीक है, जस्ट बाय ओपनिंग दैट बॉक्स, ठीक है। तो दिस इज अ पुअर माइंडसेट। सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, और वहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा होगा दूसरे वाला इंसान, वो अपनी इनकम से एसेट्स को परचेज कर रहा होगा। मे बी शेयर्स ऑफ रिलायंस, जो उसे पता है इन फ्यूचर बढ़ने हैं। मे बी इज थिंकिंग दैट इलेक्ट्रिकल का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो वो मे बी एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज कर रहा होगा। Maybe he would be buying a land, although I won't recommend it, but अगर इन केस कुछ एक्सट्रीम कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो एक लैंड में पैसा डालना ठीक है, बट उसे भी मैं ठीक नहीं मानता किसी भी हद तक, बट मे बी ही वुड बी डूइंग दैट, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक एसेट परचेज करेगा। जैसे ही अपना पोर्टफोलियो बनाया, मैंने आपको कल सिखाया था कि कैसे आप इतनी कम टाइम में, 15 ईयर्स के स्पेस में इतना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं जो आपकी इनकम को ऑलमोस्ट डबल करने वाला है, ठीक। एक वंस दैट इज डन, उसके बाद उस पैसे से आपको जो एक्सपेंडिचर करना है करो ना। इट वोंट टेक मच टाइम। अब 5 साल अगर आपने जिंदगी के दे दिए ना इनिशियल, अपनी उस को बिल्डअप करने में, दैट्स इनफ टू टेक यू फर्दर। आपको आपकी जिंदगी के 15 साल आगे लेके जा सकते हैं वो 5 साल, अगर आपने उन्हें अपनी एसेट बिल्डअप करने में लगाया, बजाय कि उन लाइबिलिटीज को परचेज करने के। और वहीं अगर आप मीडियोकर माइंडसेट के साथ में लाइबिलिटीज को परचेज करने में लगे रहे, तो रिजल्ट अब सबके सामने होता है। देखिए, इसमें कुछ ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, आपको अपने आसपास में देखना है।
कि लोग कर कैसे रहे हैं, जो अमीर बन रहे हैं वो बन किस बेसिस पे रहे हैं, वो हमेशा इसी बेस पे अमीर बनते हैं, यही सरकार चाहता है उनका अमीर बनने का। किसी अमीर इंसान को उठा के देख लीजिएगा इस दुनिया में, वो हमेशा इसी तरीके से अमीर बना होगा। मैं जैकपॉट्स की बात नहीं कर रहा, बट एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ में अगर कोई चल रहा है, जो एक हमारे इंडियन मेंटालिटी में कह देते हैं कि बनियों के पास बहुत पैसा होता है, तो what are the phenomena that those people are using, that community is using? This is the phenomena, simple aspect। और हम एक्चुअल में इससे कंप्लीट अपोजिट पे चल रहे होते हैं। दिस वाज अबाउट दैट। और उसके अलावा और कुछ डाउट? सर एक आपने एग्जांपल दिया था, जो आपने करोड़ से आपने बताया था, वो उसमें समझ नहीं आ रहा था वीडियो में। क्या? एग्जांपल देते ना कि इतना। मैं समझ गया, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा से मैं क्लियर कर दूंगा। वो मुझे डाउट था, वो एक्चुअली ना एक्चुअली रात को 2 बजे बनाई थी मैंने, वो क्लास से रिकॉर्ड की थी, तो इवन आई वाज अ बिट स्लीपी एट दैट टाइम, तो मैं भी वो पर तरीके से समझा नहीं पाया था। अभी समझा देता हूँ, मुझे डाउट था, वो समझाना पड़ेगा। सर उसमें यदि कोई ऐसा हो कर ऐसा टाइम नहीं होता आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप मतलब नेक्स्ट उसमें कर दिया करो, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मैंडेट नहीं है कि भाई मेरे मैंडेट है सर, नहीं है अपने पास तो थिंग्स शुड बी शेड्यूल्ड अप, वो डिले नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, शेड्यूल होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सर। कोई बात नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मैं अपने आप कर देता हूँ, जब कुछ नहीं ऑप्शन रहता, पर जहां ऑप्शन रहता है वहां मैं कोशिश करता हूँ चीजों को डिले ना किया जाए तो बेहतर है। वेट अ सेकंड, अच्छा कुणाल जी, मुझे एक बार 1 मिनट का टाइम देंगे? मैं 1 मिनट में आया बस। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, बस 1 मिनट। जी कुणाल जी, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और अभी अच्छा कुणाल जी, एक चीज और पूछनी है आपको, शेयर मार्केट की कितनी नॉलेज है? सर मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने अभी ना उसके क्या कहते हैं उसके अपना वरुण मल्होत्रा जी का वो करा था, एक इनिशियल वरुण मल्होत्रा जो है, हाँ, इनका बहुत ऐड आता है, मतलब इनका मैंने एक सेमिनार अटेंड करा, तब से मुझे शेयर मार्केट के प्रति ये हुआ कि मुझे करना चाहिए इसमें, मतलब अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई बुरा वो नहीं है, मतलब जो पर्सपेक्टिव था ना वो चेंज हुआ मुझे उसके देख के, ये कोई जुआ नहीं है पर्सपेक्टिव चेंज करने का। है ना।
हाँ, नाइस। तो लेकिन अभी मैं बताऊं, जैसे मेरे साथ क्या है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, प्रॉब्लम तो मैं वर्ड यूज करता ही नहीं कभी, हर चीज का सॉल्यूशन है लाइफ में, कि मेरे साथ जो अर्निंग है मेरा और जो मेरा एक्सपेंस है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ वाले हैं। मतलब जितना आया खर्च हो गया, जैसे कि आपने बताया अभी जो आपने कैलकुलेशन कल वाली वीडियो में दिखा रहे थे, है ना, तो मैं यही चाह रहा था कि से कुछ ना कुछ, इसीलिए हम लगे रहते हैं भाई। अल्टीमेटली इसका ऑप्शन केवल ये है कि हम अर्निंग अपनी किस तरह से बढ़ाई जाए हमारी, है ना, हम जो भी अब कमा रहे हैं उसमें से हम कितना एक्स्ट्रा काम करके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करके अपनी अर्निंग बढ़ा के और उस अर्निंग को इन्वेस्ट करा जाए, या हमारा कोई ऐसा बिजनेस सेटअप हो जाए कि आगे वो बूम अप हो जाए। कुछ पता है नहीं आजकल, है ना, तो आइडिया। देखिए, एक बात बताना चाहूंगा, हम्म। कोई मैजिक नाम की चीज नहीं होती। यस सर। कहते हैं कुछ पता नहीं आजकल, इसका मतलब ये है आपके अंदर एक होप है। होप अच्छी है, जरूरी है, होनी चाहिए, मना नहीं करता। लेकिन इस होप में ना हम कई बार एक मैजिक, एक कहीं ना एक एक मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं। एक मोमेंट आने वाली है लाइफ में आज से 5 साल में, दैट सम एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। और 5 साल में ऐसा सोचना ठीक है, मना नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे एक्शन से शुरू होती है वो चीज। ओके। आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप इनकम आपकी बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। आप जब तक अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा करके शुरू नहीं करेंगे, उस इनकम बढ़ी हुई का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो आज जो है, आज से शुरू करिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट के वो एक, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया नहीं बताया, दैट देयर इज नो परफेक्ट इनकम। शायद लास्ट में मैंने कवर अप किया था, कल की क्लास में है सर, ये है ना वो, देयर इज नो है। परफेक्ट इनकम। ठीक है, परफेक्ट इनकम नाम की कोई चीज है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, आप ये सोचिए कि उस इनकम 60,000 की आपकी लेट्स से करंट सैलरी 30,000 है, आपको ये लगता है कि सैलरी 60,000 तो दैट ही इज लिविंग अ गुड लाइफ? नो, इट्स नॉट। 2 लाख, जो महीने के 2 लाख कमा रहे हैं, मैंने वो गरीब देखे हैं। ठीक है, गरीब इन द सेंस दे हैव क्रेडिट लोन अपॉन देम, जो इतना ज्यादा हाइप रहता है कि वो हैंड टू माउथ ही चल रहे हैं 2 लाख में भी। यस सर, यस सर। तो इट्स नॉट अबाउट योर इनकम, इट्स नेवर विल बी अबाउट योर इनकम। ठीक है, इट्स अबाउट योर नेटवर्थ। स्टार्ट थिंकिंग इन योर नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ इज, अपनी एसेट्स को टोटल कीजिए, जो आपके पास एसेट्स हैं। आपका घर, आपकी कार को तो लाइबिलिटी में ही करते हैं, बट फिर भी उस कुछ भी वैल्यू अगर है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, बट आई वोंट रिकमेंड दैट कि उसे ऐड भी करें। घर, ज्वेलरी, whatsoever assets you have in terms of mutual funds or stocks, whatsoever you have, minus the liabilities that you are having, that's your net worth. अगर वो लाइबिलिटीज पॉजिटिव लाइबिलिटीज है, पॉजिटिव लाइबिलिटी जो आपको पैसा जनरेट करके देंगी, कैसे देंगी वो भी आपको बताऊंगा मैं, तो वो ठीक है। अगर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी है जो आपकी जेब से जस्ट पैसा निकाल रही है, ठीक है, तो वो दैट्स अ बिग नो। उन लाइबिलिटीज को छोड़ दीजिए बिल्कुल। रही बात दूसरी, सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज ये है कि जो आपने कहा स्टॉक मार्केट का, आपको भी कुछ कुछ फंडा समझ में आया है। इन्फ्लेशन को कितना हद तक जानते हैं सर आप? किस चीज को सर? इन्फ्लेशन को। नहीं सर, मैं नहीं जानता। मैं मतलब ठीक है, ये सुना है, आपने कल बताया था कि इन्फ्लेशन जो है 6% तक। ठीक है, अब 6% मतलब महंगाई ना? हाँ, महंगाई, बिल्कुल बिल्कुल महंगाई, बिल्कुल। इन्फ्लेशन जो महंगाई दर इंडिया के अंदर है, हम बात करें तो 6% की है। ठीक है, यूएसए में अराउंड 2% के आसपास होगी मेरे ख्याल से शायद, तो वहां इन्फ्लेशन थोड़ी कम है। अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, तो 3% पे होते ही बहुत ज्यादा ओवर हाइप हो गया था वहां पे। तो यहाँ पे 6% की इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, तो 6% के हिसाब से एक सिंपल फॉर्मूला होता है। कोई पैसा अगर आपको कैलकुलेट करना हो, कोई पैसा डबल कितने टाइम में हो रहा है, सिंपल फॉर्मूला है, डिवाइड द इंटरेस्ट रेट 72 अपॉन में द इंटरेस्ट रेट दैट यू आर हैविंग। ठीक है, सो लेट्स से अगर वो 6% से आपकी महंगाई दर बढ़ रही है, उसे 72 अपॉन में 6 करेंगे तो कितना आया? अराउंड 12 ईयर्स। तो इन नेक्स्ट 12 ईयर्स जो भी आपके अभी के मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं,
आपका घर इस टाइम पे अगर 30,000 रुपए में आप कह रहे हैं चल रहा है, तो 12 साल बाद में वही घर 60,000 रुपए में चलेगा, सेम चीजें आएंगी, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और 60,000 रुपए चाहिए उसी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने में, उससे भूल जाइए, उसी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए आपको 60,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी आज से 12 साल में। और ये प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बात बता रहा हूँ। आप से 12 साल पहले अपने, आप जब मैनेज कर रहे हो तो तब से पूछ लीजिएगा, वरना 12 साल पहले अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा कितने में घर चलता था, आपको बता देंगे, उससे कंपेयर कर लीजिएगा आज को, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जैसे जितनी इन्फ्लेशन है उससे डबल, क्या बताया था आपने, फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि कोई भी अमाउंट है, ठीक है, आपको ये देखना है कि अगर मैं एक सर्टेन परसेंट से पैसा कमा रहा हूं, ठीक है, कितने टाइम में डबल हो जाएगा। जैसे अगर मैंने 15% से पैसा कमा रहा हूं, 15% के ब्याज दर से, टाइम में डबल होगा, तो 72 डिवाइड बाय 15 कर देंगे तो वो कितने टाइम में वो डबल होगा, ठीक है। 72 रेट है, हाँ, डिवाइड बाय रेट। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि एक्सपेंसेस कितने टाइम में डबल हुए, ठीक है। अब एक्सपेंसेस अगर इतनी दर से डबल हो रहे हैं तो आपको अपनी इनकम को उससे ज्यादा दर से डबल करना पड़ेगा ना, फॉर श्योर है, वो तो सस्टेन करने के लिए है। और अगर आपको उससे आउटग्रो करना है तो सोचिए कितनी परसेंट से आपको आउटग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, अब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। सो आई विल बी शेयरिंग ए स्क्रीन, और ये लिंक मैं आपको दे दूंगा आपकी चैट बॉक्स में, ये बहुत कॉमन वेबसाइट है। मैंने जानबूझ के एक एक्सेल पे नहीं बनाया था क्योंकि आई डोंट व्हाट के उसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसी साइट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो ये हमने एक सिंपल कैलकुलेशन की हुई है। आई एम एज्यूमिंग कि किसी बंदे की सैलरी 50,000 रुपीज है, या आप चाहे तो सेम आपके पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं आज हम, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बंदे कम है, तो हम ये एक बेनिफिट रहेगा, आपका एक तैयार हो जाएगा। तो लेट्स से व्हाट्स योर मंथली इनकम सर? अराउंड 32,000। सर अगर 16,000 रुपए होती तो अगर यही मंथली इनकम 16,000 रुपए पर मंथ होती तो तब भी सर होता था, तब भी खर्चा तो तब भी चल रहा होता, सब कुछ हो रहा होता, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा होता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नहीं हो रही होती 16,000 में, बिल्कुल सर। तो अब अगर आपको आउटग्रो करना है, ठीक है, तो आई रिकमेंड स्टार्ट सेविंग एट लीस्ट 50% ऑफ योर सैलरी, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर 100% तक जाना है। 100% ऑफ योर सैलरी कैसे होगा ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। 50% का अभी तक आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। स्टार्ट बाय 10, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है सर पे, ठीक है। स्टार्ट बाय 10, सैलरी आते ही साथ ही 3,000 रुपीज अलग कर दीजिए, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि let's say someone starts that you are having a salary of 32,000 and you start by saving, आप इस साल के अंदर अंदर तकरीबन 50% नहीं, आप 10,000 रुपीज तक पहुंच पाए, ठीक है। 10,000 रुपए पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी मंथ विल यू कंटिन्यू योर एसआईपी? तो ये आपका 10 साल का पीरियड दिखा रहा है 120 उसमें, तो हम 180 मानेंगे दैट फॉर 15 years यू वुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एन एसआईपी, ठीक है। आप कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 years, फॉर 15 साल तक करना है, 15 साल तक मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब जितने नंबर चलेंगे ना, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे बढ़ेगा ये, ठीक है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप 15% जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। इनिशियली में थोड़ी गाइडेंस में रहेंगे तो आपको लॉसेस वगैरह होने के चांस रहेंगे नहीं, मार्जिन लेके चलूंगा, आप कमा लेंगे, ठीक है। हाउ मच एनुअल इंक्रीज मंथली एसआईपी? तो आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट रेट है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ज्यादा नहीं बढ़ाया मैंने,
10,000 रुपए आपको 50% का टारगेट भी नहीं माना मैंने, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए तक माना है, तो दैट्स इक्वल टू 1/3 ऑफ योर सैलरी, 33% ऑफ योर सैलरी, ठीक है। हर साल आपकी इनकम भी बढ़ेगी, उसी के हिसाब से मैंने ये माना है कि 10% हम जो भी हमारी SIP है उसे 10% की लागत से बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे आज अगर 10,000 रुपए आप सेव कर रहे हैं इस साल, तो अगले साल आप 11,000 रुपए सेव करेंगे, उससे अगले साल आप 11,000 का 10% 1,100 रुपए और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा आपका साल दर साल, क्लियर यहां तक? ठीक है सर। ठीक है, तो लेट्स डू द कैलकुलेशन जो इसने करी हुई है। तो वी हैव टोटल SIP विदाउट एनुअल इंक्रीज। अगर आप कोई एनुअल इंक्रीज नहीं करते हैं अपने, वेट अ सेकंड, ओके, सो अगर आप कोई भी एनुअल इंक्रीज नहीं करते हैं तो आपका 18 लाख का अमाउंट पूरा होता है, अगर आप कोई भी एनुअल इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सिर्फ 10% इंक्रीमेंट करने से कितना हो गया है, अराउंड 50 लाख पे पहुंच पाए हैं आप 10% इंक्रीमेंट करने से ही, ठीक है। 50 लाख जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, ठीक है। मैं कितना हो गया उसकी तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 49 लाख 68,000 50 लाख के आसपास है, ठीक है। टोटल फ्यूचर वैल्यू योर SIP इन्वेस्टमेंट ग्रोथ विद एनुअल इंक्रीज 67 लाख की आपकी ग्रोथ होगी। 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया और 67 लाख रुपीज आपका इंटरेस्ट आ चुका होगा। SIP अनाउंस टोटल SIP अमाउंट इन्वेस्टेड विद एनुअल इंक्रीज हो गया 30 ये हो गया, और टोटल ग्रोथ विद ये हो गया, और टोटल फ्यूचर वैल्यू जो आपके पास होगी वो अराउंड होगा ये अमाउंट 1,32,50,000। अगर आप 15 साल तक कंसिस्टेंट रहे इस प्रोसेस को अप्लाई करने में, तो आपके पास में तकरीबन 1,32,00,000 रुपए आज से 15 साल बाद होगा। आपकी एज कितनी है सर? करंट एज 39। यस सर। 39 इज योर करंट एज, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस अगर आपने आप अर्निंग 25 से कर रहे हैं शायद? हाँ जी सर। तो अगर आपने ये प्रोसेस 25 से शुरू किया होता, तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? तो स्टार्टिंग तो बहुत कम थी वैसे, 4 मतलब 5,000 रुपए थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2,000 से शुरू करते हैं, ठीक है। इफ यू हैड स्टार्टेड विद जस्ट सेविंग 2,000 रुपीज, ठीक है, तो भी इस टाइम पे आपके पास में अराउंड 26 लाख रुपीज होते, जो कि 2000 से अभी जो लास्ट आपकी जो करंट SIP चल रही होती वो अराउंड होती SIP अमाउंट पर मंथ चल रहा होता 5,000 रुपए का, 4,800। वो 10,000 पर मतलब आपकी सैलरी स्केल अच्छे उस पर हुआ है, ठीक है। एक नॉर्मल स्केल से ज्यादा आप आउटग्रो करें, अगर 4,000 से आपने 15 तक पहुंच पाए हैं, तो सिर्फ 5,000 तक भी पहुंचो तो भी ये 20 लाख के आसपास होता। और अभी भी अब शुरू करेंगे तो भी व्हेन यू विल रिटायर यू विल बी सरप्लस कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डू द कैलकुलेशन दिस कैलकुलेटर विजिबल है ना आपको या शायद नहीं? शेयर स्क्रीन, ओके। सो देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, 1,30,00,000 का आसपास आपका आया था। यस सर, 1,32,49,000। ठीक है, मैं 1,30,00,000 माना मोटा मोटा, ठीक है। 1,30,00,000 इंटू, अब देखिए आपकी जो आउटग्रो होती है ना, जब 1,30,00,000 रुपए अभी भी आपका वही है, मार्केट के अंदर ही है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 1,30,00,000 का आपने सरप्लस ले लिया, आप रिटायर हो चुके हैं 55 की एज में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें से जो भी आपने फ्रूट लगाया था उसमें से अब आपका हार्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अगर कोई पैसा आपका 15% से ग्रो कर रहा है या 14% से ग्रो कर रहा है, उसमें से अगर आप 5 या 6% पैसा निकाल रहे हैं, तो उस पर क्या कितना फर्क पड़ेगा? नथिंग, क्योंकि प्रिंसिपल आपका ऐसा कैसा रहेगा, आप इंटरेस्ट में से पैसा दे रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम
6% पैसा इसमें से निकाल रहे हैं पर ईयर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 7,80,000 के आसपास। ठीक है, 8 लाख रुपए के आसपास आपका हो रहा होगा। और 8 लाख को अगर आप डिवाइड करते हैं 12 से, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 66,000 के आसपास आप एज अ पेंशन, ठीक है, जो भी आपकी करंट सैलरी है, 15 साल में आप उस करंट सैलरी को बना के रख रहे होंगे। ठीक है, बिना किसी नौकरी पे जाए हुए, बिना कहीं भी जाए हुए अपने घर से। ठीक है, वो आपकी एज अ पूरी लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ में। बस कंडीशंस 2 रहेंगी। फर्स्ट कंडीशन वुड बी कि आप डिसिप्लिन रहें। ठीक है, सेकंड कंडीशन वुड बी कि आप जो ये चीजें आपने सीखी इन्हें अप्लाई करें, कि कोई भी एक्सपेंडिचर इस वजह से ना करें कि आपको नीड फॉर रिकॉग्निशन में कोई एक्सपेंडिचर ना करें। सबसे ज्यादा बीमारी ये होती है, जो सबसे ज्यादा खर्चे करवाती है, वो सबसे ज्यादा यही करवाती है। हमें रिकॉग्निशन ज्यादा चाहिए होता है, हमें अमीर दिखना ज्यादा होता है होने से ज्यादा। ठीक है, अमीर दिखने के ऊपर कम फोकस करें और होने के ऊपर ज्यादा फोकस करें। आप विद इन 5 to 6 ईयर्स अपने अंदर इतना ज्यादा चेंज देखेंगे, अपने जो आपके पास पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा, दैट वुड बी ह्यूज। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप इसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको क्या पता चलेगा कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी रहती है। जब आपके पास में, जब आप इस एक ऐसे स्टेज पे रहते हैं ना, ऑल्दो आई नो कि एक फैमिली में आने के बाद में एट 38-39 ईयर्स ऑफ एज आदमी अपने बहुत सारे शौक तो पहले ही मार चुका होता है। ये एक रियलिटी मैं अच्छे से जानता हूँ अपने इंडियन हाउस होल्ड्स की। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि मत मारिए उन्हें। जी सर। उनमें से क्या करना है आपको कि कुछ परसेंट निकालिए उन खर्चों के लिए भी जो आप, ठीक है, आप शौकिया करने हैं। ठीक है, आप 2-3% पैसा निकाल दीजिए अपने लिए। 3% पैसे को आप ऐसे खर्च कीजिए कि आपको कोई परवाह नहीं है उसकी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सारा पैसा ही उस तरीके से खर्च कर रहे हैं और आपके हाथ से निकल रहा है, वो फ्लो हो रहा है, कहाँ जा रहा है यही नहीं पता, दैट्स रॉन्ग। तो स्टार्ट विद बजटिंग। ठीक है, बजटिंग करनी शुरू करिए, देखिए कि एक्सपेंडिचर हो कहाँ कहाँ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ट्रैवलिंग में हो रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड हो रहे होते हैं वो फूड सप्लाईज में हो जाते हैं। कई बार लोगों के शौक होते हैं बाहर खाने के, और वो सारे बार्स में जाना और रेस्टोरेंट्स में जाना, दैट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव अगर इस तरीके की प्रैक्टिस में रहता है इंसान तो। और थर्ड, हाउस तो सबसे बड़ा एक्सपेंस रहता ही रहता है। तो कौन सा सर? तीसरा हाउसिंग में, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए रेंट ना हो। हाउसिंग रेंट है। हाँ, रेंट तीसरा एक्सपेंस हो सकता है, रेंट हो या फिर हाउस लोन, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, रहने के लिए हाउस लोन ले रहे हैं तो। नहीं सर, ये है कि फूड एक्सपेंस होता है, नो डाउट, बिल्कुल होता है। ट्रैवलिंग में हमारा, हम ये मान के चले कि जो हमारी पेट्रोल कॉस्ट है, चारे हैं, रिचुअल्स हैं, कुछ त्योहार है, जैसे मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि उसका हम गए अपना, ठीक है, या कभी मूड ऐसा होता है कि चल यार मार्केट चल रहे हैं, है ना, एक मूड उसके लिए, मूड स्विंग के लिए, मूड अच्छा नहीं है, मार्केट में घूम के आएंगे तो सही हो जाएगा, तो वो भी हमारी कॉस्ट है, पेट्रोल कॉस्ट हो गई वो, है ना। सारी तो ये चीज आप इंक्लूड कीजिए, हर चीज को ये इंक्लूड कीजिए, देखिए कितना है। हाँ, और उसमें ये मैं हाँ, बताइए बताइए, सॉरी। हाँ, मैंने सिर्फ बनाना वो शुरू कर दिया है। वो तो ना आपने जो 2 टास्क कहे थे हमें, कि ये कहा था आपने बजटिंग और उसमें कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करना है हमें, ऑनलाइन नहीं करना। हाँ, तो है ना, एक्चुअली तो लास्ट में मेरा दिमाग फ्रीज हो गया था नींद की वजह से ना, तो मुझे भी बात बात हाँ, पॉज ही कर दी थी रिकॉर्डिंग, मुझे भी याद नहीं आ रहा था क्या। नहीं सर, वो ये तो मैंने कर दिया एक्चुअली। ये इसको मैं करता था, ठीक है, मैं रेगुलर करता हूँ इस चीज को, है ना। इस बजटिंग चीज को को तकरीबन मैं, हाँ, 2-3 महीने से मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा यार इतना थम्स अप, पैसा है, ये थम्स जा अप। कहाँ रहा है ये?
थम्स अप, तो फिर बहुत देखा अच्छा। कि मेरी जो आदत है टी वाली चाय की है, चाय में मेरे तकरीबन अब है एक तो एक को साथ लेके जाना होता है तो उसे पिलाना अपना ये वो है ना छोटी तो छोटी चीजें होती हैं ये, आपको एक बार जब आप कर रहे हो ना बजटिंग, तो इससे आइडिया लगता है। ज्यादा हाँ 6 महीने अगर आप कर लोगे, 6 महीने इज इनफ। 6 महीने बजटिंग के ऊपर फोकस मत करो, फिर आपका फोकस जाएगा सीधे इनकम बढ़ाने पे। अभी फॉर हाँ हाँ मंथ्स आपका बजटिंग पे रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ चीजें प्रैक्टिस में आई, आप सब्जी ले रहे हो, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। सब्जी बजाय गली से लेने के मंडी से ले लो, ठीक है। फिर हाँ हाँ कोई सस्ती जगह पे स्टॉक में एक साथ उठा लिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इफ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोस, तो धीरे धीरे आप देखिए कैसे आपका यू नो हम्म पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा ओवर, हम्म ठीक है। तो सबसे पहले अब ये सारा क्लियर है आपका अभी तक का, ठीक है। इन्वेस्ट हाँ मैं आपको बता देता हूँ, सीधा साधा फंडा बता रहा हूँ। कहीं कोई भी डायरेक्ट स्टॉक परचेज नहीं करना है फर्स्ट, अच्छा, ठीक है। अभी के लिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको कोई भी डायरेक्ट स्टॉक परचेज नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जाएंगी आएंगी, जो मर्जी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई बात नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स वॉरेन बफेट्स रूल। मोस्ट हम्म इंपॉर्टेंट रूल ऑफ मनी इज नेवर लूज योर हार्ड अर्न मनी, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ मनी। और जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन स्टॉक्स में आप अगर किसी की सुन के इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑलमोस्ट वेरी मच रॉन्ग। सीधे सीधा फंडा बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी कोई भी टेलीग्राम कैसे, जैसे ही आप एक डीमैट अकाउंट बनाएंगे, आपके पास बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर्स आएंगे, दैट वी विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग, वी विल हेल्प यू इन दिस एंड दैट, फलाना डिकना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आएंगी आपके पास में, ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तो। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। ऐसा एसआईपी ढूंढिए जो लास्ट 10 साल से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, एक अच्छा रिटर्न दिया है, उस एसआईपी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और स्टॉक मार्केट को बस स्टडी करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कब करना है? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद में, मैं 1 साल का टाइम देता हूँ वैसे, पर अगर आपको समझ में आ जाती है तो 6 मंथ्स, वरना मेरी रिकमेंडेशन 1 साल की है अभी भी। कम से कम 1 साल का टाइम दीजिएगा। 1 साल तक आप अपने पैसे को किसी और के थ्रू इन्वेस्ट करवाइए ना, जिसे एक्सपीरियंस है। अपना पैसा क्यों गंवाना है उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। डाउट मेरा सर डीमेट अकाउंट भी है, और अभी मैंने एक मतलब ज्यादा नहीं, टाटा मोटर्स के छोटे से शेयर्स हैं नाइस, तो वो अच्छा है। मतलब एक उसमें था, मैंने देखा जैसे मैंने भी ये पढ़ा है कि यहाँ पे किस तरह से हमारी ऐसी चीजें कि जो मार्केट को ज्यादा कर रही हैं, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है ना। टाटा मोटर्स का मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स ने अपने मॉडल्स अच्छे निकाले हैं, रेट्स कम है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां मतलब पहले जो टाटा मोटर्स का फेल होने का कारण था वो ये ये था कि आपने फंडा समझ लिया। ये था सर कि उसने टाटा इंडिका जो बनाई थी, इंडिका को इनने निकाला और वो चली अपना उसमें टैक्सी में, और इंडिका को उनने बेकार कर दिया। और उसके बाद उनने जितनी भी गाड़ियां बनाई, मैं तो कहूंगा कार डिजाइनर जो था उसने टाटा को डाउन करा था। क्योंकि होता है क्या है, लोग बाग ना डिजाइन देख के भी बहुत गाड़ी लेते हैं पहले, तो फिर बिल्कुल है, सेकंड बिल्कुल। होता है परफॉर्मेंस पे। तो अब जो गाड़ियां आ रही हैं टाटा की वो बहुत अच्छी आ रही हैं, और अच्छी रेंज में आ रही है, कंपेरेटिवली रेंज में आ रही है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक का है। तो उसलिए बिल्कुल मैंने लिया था, तो वो 290 का होके आज की तारीख में 430, एटलीस्ट 50% बढ़ गया है वो। जस्ट एक मैंने टेस्टिंग, एक इंट्यूशन आई 50% मेरे को। नहीं, वो 100% बढ़ा है। हाँ 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 अच्छा 290 का लिया है आपने, फिर तो 50% के आसपास। हाँ, तकरीबन नहीं, 2000 वैल्यू एट कॉस्ट की, आज की तारीख में 3000 वैल्यू एट कॉस्ट की वो 3000 वैल्यू फिर एडिशन। 50% है, मुझे 200 लगा था, 200 से 400। तो ऐसा इंट्यूशन था, तो ये तो देखा कि मैंने कि हाँ भाई मार्केट को क्या हमारा सर्च करके, जैसे एक ने मुझे बताया था, ट्रेडिंग करते हैं वो, कह रहे कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक्स बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती हैं, उस कंपनी के शेयर्स ले लो आप, अच्छी कंपनी के, और ये आगे आगे बढ़ने ही बढ़ने हैं जिस तरह से पेट्रोलिंग कॉस्ट बढ़ रही है हमारी। तो लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अभी भी यही है, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन उसमें भी प्लस में साथ में आप इस रिकमेंडेशन को जरूर साथ रखिएगा आपने, ठीक है। ये अभी तो रखना ही है, तो आपने कह दिया, आपको बिल्कुल रखना ही है। ठीक है, इस रिकमेंडेशन को साथ रखिएगा और अपने कंटिन्यू करें। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन सबके सबसे पहले शुरू होता है, ये तो मैंने आपको बाद की बात बताई है,
इन्वेस्टमेंट से पहले जो सबसे पहले काम हमें करना है वो हमें करना है ये, वी हैव टू मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। सबसे पहले पॉइंट Yes. ये आता है दैट यू मस्ट हैव गॉट योर 6 months ऑफ एक्सपेंसेस कवर्ड। आपको अपने 6 months के एक्सपेंसेस कम से कम आपके पास में, एक्सपेंसेस मैं कह रहा हूं, इनकम हो तो ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। एटलीस्ट एक्सपेंसेस तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। अभी आपकी इनकम ही एक्सपेंसेस के इक्वल है, तो दैट सिंपली मींस कि आपको 6 months की इनकम आपके पास ऐसे होनी चाहिए जो टोटली लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। इसे आप ऐसे बैंक में रख सकते हैं जिसका थोड़ा ब्याज दर थोड़ा ऊपर हो, ठीक है। तो उससे आपका इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत बीट करता रहेगा, वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी, ठीक है। एफडी में नहीं डालना है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखना है, और एफडी तो करनी ही नहीं है, दैट्स द वर्स्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको सेविंग्स अकाउंट में कम से कम अपने 6 months के एक्सपेंसेस एक्यूमुलेट करने हैं, ठीक है। और वो आपके पास हमेशा होने चाहिए, उसमें आप कभी भी हाथ नहीं डालेंगे, और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर डालना भी पड़ा तो मेक श्योर कि आप उसे सबसे पहले भरें। इन्वेस्टमेंट वगैरह सब बाद में आती है, सबसे पहले इमरजेंसी फंड आता है, ठीक है। तो मेक श्योर यू कंप्लीट योर इमरजेंसी फंड फर्स्ट। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? कुछ नहीं? नहीं सर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं आपको स्लाइड समझा चुका हूं, ठीक है। थर्ड स्लाइड में आते हैं यूजिंग बैंक्स मनी। ये जो आपको फंडा मैं बता रहा हूं, ये वो फंडा है जो गॉट फ्रॉम माई ओन रिसर्च, ठीक है। whenever you get a home loan, होम लोन अच्छी चीज है, ठीक है। मैं कोई भी, देखिए मैं सीधे कुछ नहीं करता, मैं सीधे कैलकुलेटर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सीधे आपको गूगल करना है, ठीक है। HDFC ले लीजिए, SBI का ले लीजिए, कोई भी ऐप खोलिए, ठीक है। आपको कोई ऐसा घर ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट इमरजेंसी फंड, ठीक है। सेकंड इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए कि आप इसका 20% पे कर पाए, 20-30% जो आपको मिनिमम अमाउंट देना होता है, उसके बाद आपको होम लोन की तरफ जाना है, ठीक है। बल्कि 20-30% से मैं कहता हूँ ज्यादा ही होना चाहिए, कम से कम 40% हो, तब जाके 20% को इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तब आपको एक होम लोन की तरफ बढ़ना है। अब कैसे होम लोन की तरफ बढ़ना है? इमरजेंसी फंड के बाद इन्वेस्टमेंट हमें करना है ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कितना? होम लोन कोई सारा 100% तो देने नहीं वाला, ठीक है। हाँ 80% देगा मैक्सिमम, ठीक है। 10। ठीक है। ठीक है, तो आपको अब नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा? आपको एक ऐसा घर ढूंढना है जिसका जो रेंट है उसकी वैल्यू के 1% के आसपास हो। 1 से ऊपर मिल जाए देन दैट्स जैकपॉट, ठीक है। और 1 भी मिल जाए तो भी दैट्स अ जैकपॉट। 1 के आसपास रहे दैट्स गुड इनफ, ठीक है। 0.80 0.90 इसके आसपास भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रीजन समझिए क्यों कह रहा हूं मैं। लेट्स से यू गॉट अ होम लोन ऑफ 40 लाख रुपीज, ठीक है। और जो आपका आपने अपनी तरफ से भरा है वो 20% के हिसाब से अराउंड 48 लाख का आपने लोन ले लिया, ठीक है। अब 48 लाख के अंदर लेट्स से यू टुक द लोन फॉर 25 years, टेक इट अ लॉन्ग टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपका 7% के आसपास है, 7 से कम ही पड़ता है, ठीक है। तो जो आपकी EMI कैलकुलेट होगी, द EMI वुड बी प्रिंसिपल, मंथली इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बिगिनिंग लोन, EMI is 28, wait a second, okay, it's 4 lakh, no 40 lakh, okay। तो 40 लाख का आपने लिया, मंथली आपकी EMI बनती है 28,271 रुपए, ठीक है। अब सर आपका लोन कितने का था? 50 लाख का। मैंने आपसे क्या बोल रहा है कि 50 लाख का आपको जो टोटल मतलब आपके हाउस की वैल्यू है उसका 1% आपका रेंट आना चाहिए। आपका रेंट कितना आएगा? 50,000 रुपए, ठीक है। 50,000 रुपए का रेंट आया, EMI आपकी बनी 28,271 रुपए। अगर आपने ये पूरा पैसा पे भी कर दिया तो भी आपके पास कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा? 22,000 रुपए, ठीक है, विच यू कैन यूज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट।
कोई टैक्स नहीं पे करना, उसके ऊपर कुछ नहीं देना, सीधा क्लियर मनी। ठीक है, अब इसे आप कम से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 20 लाख से शुरू करा, कोई बात नहीं, 20 लाख करोड़ लीजिए, 25 लाख की प्रॉपर्टी। रेंट पे सर टैक्स नहीं देना? देखिए रेंट पे टैक्स है, लेकिन टैक्स अंदर की बात ये है कि आप भी जानते हैं कितना शोकेस करना है, कितना नहीं करना, वो आपके ऊपर है ना। ठीक है, तो मतलब 30% तक तो डायरेक्ट रिबेट मिल ही जाती है, और इंडिया तो जुगाड़ू नाम ही है यार कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप दे दीजिएगा, तो दिखा शोकेस कर दीजिएगा, लेकिन आपको पूरा शोकेस करने की जरूरत नहीं है। इट्स कट शॉर्ट में बात ये है। ठीक है, बाकी टैक्स वाले पकड़े तो मेरे को मेरा नाम मत लीजिएगा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे लेट्स से आपने 20 लाख पास ये पूरा नहीं दिखाना है, पूरा नहीं दिखाना है कितना इनकम है, इनकम फ्रॉम रेंट। हाँ, वो पूरा नहीं दिखाना ना, वो कौन दिखाता है पूरा? सही बात। दिखाता कौन है? ठीक है, तो वो बात होगी ना। ऐसा यदि कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है फिर तो दिखाना पड़ता है ना ऑनलाइन, यदि किसी ने ऑनलाइन। कोई बात नहीं, वो जब सिचुएशन आएगी आपको पता होगा आपको कैसे टैकल करना है। हाँ सही बात है सर। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझने में फोकस कीजिए। आपको ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जिसमें 1% के आसपास का रेंट आए। ठीक है, आपने अगर ये लेट्स से 25 ईयर्स का पीरियड लिया है, कर दीजिए इसे 20 साल। ठीक है, तो 20 साल भी अगर आपने कर दिया तो ईएमआई आपकी 15,000 रुपए बन रही है अभी भी। ठीक है, 25 लाख का आपने घर लिया है, 25,000 रुपए रेंट आ रहा है, 15,000 रुपए की ईएमआई बनी, और कम कर दीजिए, 15 साल कर दीजिए। 15 साल में 17,000 रुपए के आसपास की ईएमआई आई, 18,000 रुपए की। ठीक है, 15,000 रुपए आपका, वो 25,000 रुपए के करीब का आपका रेंट आया है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है सर। 10 साल कर दीजिए, 23,222 रुपए। अब मैं ये नहीं कहूंगा 10 साल का इमीडिएट लीजिएगा आराम से, 20 साल का लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7% का पैसा आपको मिल रहा है, तो दैट्स ऑलमोस्ट अ फ्री मनी। ठीक है, इतने लो इंटरेस्ट रेट पे, तो आराम से अपने 20 साल का लीजिएगा। पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 10 साल में ऑलमोस्ट सिर्फ 20% पैसा देके, ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहा है। आपकी जेब से क्या जा रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, ढूंढना मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल आपको ऐसा कोई घर कोई ऐसे ही पड़ा होगा मिलने के लिए, ढूंढना पड़ेगा। कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो that's it for the using your bank's money. ठीक है, अब now let's move further. ठीक है, तो ये जो थे दो तरीके, आपके पैसे को आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आपको कॉन्शियस वे आउट में आपसे ले जा सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने ये तो जान लिया कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमें ये पता चल गया कि 15 इयर्स में हमें इतनी वेल्थ चाहिए, हमारे पास ये अमाउंट होना चाहिए अपने पास में, एक कोई भी टारगेट आपने जो सेट किया। लेकिन उसके साथ में ये जानना भी जरूरी है कि अभी हम कहाँ हैं। सो वो जानने के लिए आपको अपनी एक स्टेज समझनी होगी कि आप किस स्टेज पे हो। टोटल 7 स्टेजेस हैं फाइनेंस की। फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ डिपेंडेंसी, सेकंड इज सॉल्वेंसी, थर्ड इज स्टेबिलिटी, फोर्थ इज सिक्योरिटी, फिफ्थ इज इंडिपेंडेंस, सिक्स्थ इज फ्रीडम एंड सेवेंथ इज अबंडेंस। ठीक है, these are the 7 stages. We will discuss them one by one. Stage 1 is dependence. इस स्टेज में हम सभी रहे हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम पूरे डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, इस स्टेट में आप तब भी हो सकते हैं जैसे लेट्स से इफ यू आर मैरिड, ठीक है, बट यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर हस्बैंड्स इनकम। ठीक है, तो भी आप डिपेंडेंस की स्टेज में आते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से बहुत ही ज्यादा है तो भी आप डिपेंडेंस की स्टेज में आते हैं। दैट्स ऑब्वियस कि अगर आप let's say when you started earning I'm giving you just an example, when I started earning, even I started with 5,000 rupees. ठीक है, मेरी फर्स्ट सैलरी अराउंड 5,400 रुपीज थी then when I started at age of 19. ठीक है, तो I started with 5,400 rupees. ठीक है, तो उसमें मेरे एक्सपेंसेस कवर नहीं हो रहे थे, so obviously I was getting help from my father. तो I was in dependence stage at that time.
ठीक है, तो या तो आपकी इनकम भी इतनी कम हो, इनकम ही इतनी कम हो कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हद तक आपको ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर आपके टोटली डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, तो आप इस फर्स्ट स्टेज के अंदर आएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज आती है सर सोल्वेंसी। सोल्वेंसी स्टेज वो स्टेज होती है जब आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से बस एक स्मॉल मार्जिन से कम है। आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस तकरीबन बराबर है और आप एक कट टू कट लाइफ जिंदगी जी रहे हैं। आपकी इनकम से बस आपके एक्सपेंसेस कवर ही हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपके पास ऑलमोस्ट फ्लैट स्लैब है, और अगर है भी तो भी छोटी मोटी कोई पीएफ वगैरह या इस तरीके की छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट स्लैब्स हो सकते हैं। तो ये आप क्या आती है स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 3 के अंदर आती है स्टेबिलिटी। स्टेज 3 में आपके पास जो आपकी सेविंग्स है वो आपके पास इतनी है कि आपका 3 महीने के एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। आपने अपने तकरीबन जो बैड डेब्ट्स हैं उसमें छोटे मोटे कवर करने शुरू कर दिए हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स या कुछ भी इस तरीके के छोटे मोटे, मे बी कोई टीवी ईएमआई पे ले रखा हो, तो इस तरीके कोई भी बैड डेब्ट है तो आपने धीरे धीरे उसे पे करना शुरू कर दिया और आपके पास अब 3 महीने के एक्सपेंसेस कवर करने के पैसे हैं स्टेज के अंदर, तो आप इस थर्ड स्टेज के अंदर आएंगे। फोर्थ स्टेज इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज व्हेन यू हैव सेविंग्स अप टू 6 months ऑफ एक्सपेंसेस। आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस के आपकी सेविंग्स है। देखिए इसमें एक्सपेंसेस कहे गए हैं बट मैं इन्हें इनकम पे ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का सिर्फ अगर आप बायोडाटा बना के रखेंगे ना तो वो कम पड़ता है। कई बार फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं, बट मैं इनकम पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि आपके पास 6 months की इनकम आपके पास सेविंग्स के अंदर है। ठीक है, आपने एक कंपाउंडिंग के मैजिक को समझना शुरू कर दिया है। ठीक है, और आपका पैसा अब आपके लिए पैसा बनाना शुरू कर चुका है। ठीक है, और एक्चुअली सच्चाई ये है कि इस स्टेज तक आते आते लाइफ की स्टेज ही खत्म हो जाती है। ये क्योंकि इन्हीं चारों, ये वही 4 स्टेज है जिसमें 85% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर लोअर मिडिल क्लास पुअर जो भी सारे लोग हैं ये आ जाते हैं इसी स्टेज में। दे टेक बर्थ एंड इन दैट सेम स्टेज दे डाई। These are the 4 stages, crucial stages, जिनसे आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आपके फाइनेंसेस आउटग्रो होने लगते हैं। The stage 5th is of independence. इंडिपेंडेंस की स्टेज वो स्टेज है जब आपकी रिटर्न, आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वो आपके लाइफस्टाइल के लिए पैसा पे करना शुरू कर देती है। जब आपकी जो डिविडेंड्स के थ्रू जो इनकम आ रही है या फिर आपकी रिटर्न्स की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि आपके कैसे कैसे आप उन्हें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो जो है जब आपके एक्सपेंसेस को कवर करने लग जाती है ना, उस टाइम पे आप एक इंडिपेंडेंस की स्टेज में आते हैं। जब आप इफ यू आर वर्किंग इन योर जॉब दैट्स ओके, दैट्स अप टू यू, बट आपके वो उस जॉब पे करे बिना भी आपके घर के एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। इन दिस स्टेज आपके 1 साल के एक्सपेंसेस कवर होते हैं और टोटल वर्ल्ड में 10 से 12% पॉपुलेशन इस स्टेज के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो दिस इज द 5th स्टेज जो हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आप इन 4 स्टेजेस में से हैं तो सबसे पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए, जिसका मैंने आपको तरीका बताया है पॉइंट टू पॉइंट, कि आप कैसे विद इन 10 to 15 years ऑफ स्पैन, अगर आप बिना कुछ करे भी, बिना एक्स्ट्रा करे भी आप इस स्टेज के अंदर आ सकते हैं। बट आई एम नॉट रिकमेंडेड, I will tell you to pursue other things too, but next slide. So in stage 6 अब आप एक फ्रीडम की पोजीशन में आ गए हैं। आपकी जो साइड इनकम है वो आपकी सिर्फ नीड्स के लिए ही नहीं, आपके लग्जरीज के लिए भी पे कर रही है। आपके पैसे का आपके टाइम और लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इवन इफ यू सिटिंग एट द टॉप ऑफ हिमालयाज, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। It's still generating. You have ample of money with you. You have 2 years of expenses covered, and you have at least 4 sources of income. जो भी अमीर है उसकी एक प्योर क्वालिटी हमेशा होगी इस दुनिया में कि वो कभी भी अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय नहीं करता है।
you must have multiple sources of income. So when you enter freedom stage, ये ऑटोमेटिक तभी आएगा जब आपके पास में आपके इनकम फ्लोज जो होंगे वो बढ़ेंगे. तो दैट्स टोटली मतलब ये प्रैक्टिकल चीज है बिल्कुल. स्टेज 7 इज ऑफ अबंडेंस. अब जो आपका ये समय है ना, जब आप 7th स्टेज में आ जाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप अपने पैसे का एक सही डायरेक्शन में यूज करते हैं. आपका पैसा सिर्फ आपके परिवार के लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ चीजें कर रहा होता है. आप अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं इस वर्ल्ड में. जो भी आपने इस समाज से लिया है उसे कहीं ना कहीं देने का प्रयास कर रहे होते हैं. इस स्टेज में आप डोनेशंस करते हैं, आप अलग अलग तरीकों की चीजें करते हैं, चैरिटीज करते हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ सोसाइटी को जिससे आपने लिया है, जहां तक आप पहुंचे हैं, उसे वापस पे आउट कर पाए. यू हैव एट लीस्ट 7 फ्लोज ऑफ इनकम एंड यू हैव गॉट योर लाइफ टाइम एक्सपेंसेस कवर्ड. आपको पूरी जिंदगी कोई पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है. आपके पास लाइफ टाइम एक्सपेंसेस आपके कवर्ड है. बस आप काम कर रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं. इस स्टेज में आपका पैसा का कोई रोल रह ही नहीं जाता. अबंडेंस की स्टेज में इस दुनिया में सिर्फ आई बिलीव 0.5% लोग हैं जो अबंडेंस स्टेट में है और एक्चुअली उस स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो दैट्स द 7th एंड लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. नाउ अभी तक के आई बिलीव सब क्लियर होगा. ये हमारा एक कॉन्शियस लेवल के चैप्टर्स को खत्म कर देता है कि जो भी कॉन्शियस लेवल से रिलेटेड था मनी के, वो हम सबने खत्म कर दिए हैं. सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं. अब सबकॉन्शियस एसोसिएशन की बारी आती है. बट इस सबकॉन्शियस एसोसिएशन, सबकॉन्शियस एसोसिएशन वो चीज है जो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है. ये आपकी हैबिट्स हैं, आपके अंदर के होने वाले जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो आप कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली कर रहे हैं. हम जब पैदा होते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन हमारा 3 साल बाद डेवलप होता है, होना शुरू होता है एक्चुअली. ठीक है. और उससे पहले का जो टाइम होता है वो दैट्स प्योर सबकॉन्शियस, दैट्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेन. और जिस भी तरीके के बिलीव्स, थॉट्स, इन्वायरमेंट जो भी हमारे ब्रेन में डाला जाता है, हमारी वही कंटिन्यूअस थिंकिंग रह जाती है पूरी जिंदगी के लिए. इवन इफ यू डोंट नो इट, बट आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो और कुछ नहीं है, वो शुरू के 5 या 6 साल की आपकी कंडीशनिंग है. वही कंडीशनिंग आपकी हुई है और वही आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली. आपकी अगर कंडीशनिंग इस तरीके से सोच के हुई है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा कमाना आसान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दैट विल फीड इनटू योर ब्रेन और पैसा कमाना मुश्किल ही होता चला जाएगा. पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है. That will become the reality. You will have to do a lot of mehnat, a lot of struggle to earn that money. This is where comes the subconscious association of money. Now, what is subconscious? Subconscious आपके 3 चीजों पे हो सकता है. हो सकता है कि आप जब पैसा दें किसी को, खर्च करते टाइम आपको बड़ा गिल्ट फील हो. देखिए, बजटिंग करनी है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन पैसा देना भी तो है. जब भी अपनी जेब से पैसा निकालें ना, और तो क्योंकि आप जब भी पैसा निकालेंगे वो क्या करेंगे, आप कोई ना कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करेंगे. ठीक है. तो जब भी आप कोई भी चीज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करें, लेट्स से इफ यू आर बाइंग सम टमाटोस, आप कोई टमाटर खरीदने जा रहे हैं और आपने उसे 20 रुपए दिए 1 किलो टमाटर के, थैंक हिम प्रोवाइडिंग यू सच अ ब्यूटीफुल वेजिटेबल. थैंक दैट ट्रांसपोर्ट गाय जो वहां से उस खेत खलियान से यहाँ तक उस टमाटर को लेके आया है. थैंक दैट फार्मर जिसने उस टमाटर को उगाया है. थैंक दिस मदर अर्थ जिसने इतनी खूबसूरत चीज बनाई है ताकि हम उसे खा सकें, हमारे परिवार उसे खा सके, उससे पोषण ले सके. ठीक है. तो जब भी आप पैसा खर्च करें, स्टार्ट ब्लेसिंग अदर्स. जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ऑटोमेटिक एक अच्छा रिलेशन फॉर्म करेंगे आपके पैसे के साथ में. वही सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम उस जो न्यूरोकेमिकल्स है उन्हें एक रॉन्ग न्यूरोकेमिकल्स एसोसिएट करके रखते हैं. बजटिंग का जब मैं कहता हूं तो
ठीक है, आपको पैसा कम करवाना है, ठीक है, आपने let's say if he is saying 25 rupees kg and you are saying 15 rupees kg, ठीक है, वहां तक कॉम्प्रोमाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके टू सेव दैट मनी, बट वंस दैट मनी इज डिसाइडेड, जब आपका पे करने का टाइम आ रहा है, स्टार्ट प्रेसिंग, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ठीक है, ऐसे ही जब आप पैसा रिसीव करें, किसी भी सोर्स से आपका पैसा आता है, तो कई बार रिसीविंग में भी ब्लॉकेजेस होते हैं। रिसीविंग में ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि हम उसे ऐसा लगने लगता है कि ये तो मतलब एकदम से खुशी होती है और हम उसे एक्सपेंड खर्चा करने लग जाते हैं बिना एक पर भी सोचे हुए। तो जब भी आपका कुछ भी पैसा आपको रिसीव हो, थैंक दिस यूनिवर्स who has made you capable enough to get this money। कहीं से भी कोई पैसा रिसीव हो, चाहे उसी इंसान ने आपको चेंज रिसीव किया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द मनी। रिसीव करते हुए थैंक करना शुरू करिए। और कीपिंग, जब भी आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि जिन लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा है, तो तब भी वो लोग खुश नहीं हो पाते उस पैसे के साथ भी, बिकॉज दे हैव डिसोसिएशन विद कीपिंग इट। तो आई रिकमेंड कि आप अपनी सैलरी का 1% ट्राई कीजिए कि डोनेट करनी एटलीस्ट, तो दैट वुड प्रोड्यूस अ हार्मनी विद योर मनी एंड you would feel good while keeping that money with you. So that's all for the money mastery game. एक ही बताई ना आपने, कहीं से कोई भी पैसा रिसीव हो तो थैंक यू कहें। ये तीनों चीजें ना आपके, जब भी आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर, देखिए आपका ब्रेन और कुछ नहीं है, आपके जो भी इमोशंस हैं, आपको लग रहा है वो इमोशंस कुछ और है, वो इमोशंस कुछ और नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है। आपका जो मास है, जो एक बॉडी है ना हमारी, ये सब जो इस दुनिया में हो रहा है, ये सब एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज पे हो रहा है। जब भी आप एक डिस्कम्फर्ट, एक हेट की स्टेज में रहते हैं, तो और कुछ नहीं, आप एक नेगेटिव वाइब्रेशंस पे चल रहे हैं, ठीक है, जिसे आपका ब्रेन वो समझ नहीं पा रहा वाइब्रेशंस को, इस वजह से उसे वो क्या नाम देता है, फीलिंग का नाम देता है, दैट आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग एंग्री। ठीक है, इस तरीके की जो फ्रस्ट्रेशन, चिंता, ठीक है, ये सारी कुछ नहीं है, वो वाइब्रेशंस है, लोअर स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसे थैंक करना शुरू करते हैं, चीजों को आप एक ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस लोअर फ्रीक्वेंसीज की बजाय अपर फ्रीक्वेंसीज पे जाने शुरू करते हैं। और जैसे ही आप उस अपर फ्रीक्वेंसी पे जाना शुरू करते हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने लग जाती है। यू स्टार्ट टू लिव इन हार्मनी विद दिस यूनिवर्स। आप एक यूनिवर्स, दोनों चीज कर रहे होते हैं आप एक कॉन्टिन्यूसली, आप वाइब्रेशंस को अपने अंदर से रिलीज भी कर रहे होते हो और एक वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं बाहर से। Whatsoever energy you are releasing from within you, you will get those same energy from outside too. अगर आप अंदर से एक हैप्पीनेस के फ्लो में है, एक हैप्पीनेस की एनर्जी में है, तो ऑटोमेटिक आपको बाहर से भी वही चीज मिलेगी। अगर आप एक एंगर के उसमें है, तो ऑटोमेटिक बाहर से भी वही मिलेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, गुस्से में बाहर निकलेंगे कोई और कुछ ना कुछ और लड़ाई हुई पाएगी। आप म्यूट है, म्यूट करके बोलिए। सर एक अच्छा, सर आपने कहा कि जैसे आपके इमोशंस हैं वो वाइब्रेशंस हैं और आप जैसे डिस्कम्फर्ट होते हैं, तो इसका मतलब आपका ब्रेन समझ नहीं पा रहा है यूनिवर्स को, है ना, के वाइब्रेशंस को। तो हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है हमें। जैसे हम ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना। नो डाउट कि जैसे यदि कोई पेन भी है तो उसमें ग्रेटिट्यूड देना है, अच्छा पहना है उसमें भी ग्रेटिट्यूड देना है, अच्छा खाया है, नहीं खाया है, मतलब एवरीथिंग में ग्रेटिट्यूड देना है ना। एग्जैक्टली। ठीक ठीक ठीक। अभी आप दिन में 3 टास्क करने हैं अपने पूरे फोकस के साथ में।
स्टार्टिंग क्लास में बताया था। नहीं, म्यूट है शायद, आवाज नहीं आता। नहीं हो रही सर। नहीं हुए, स्टार्ट कीजिए होने पहले। चाहे 3 टाइम की मील ही स्टार्ट कीजिए, जब खाना खाए ना तो उसे एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने मुंह में घुलता हुआ देखिएगा उस खाने को, एक एक बाइट को। वो ग्रेटिट्यूड अपने आप निकल के आएगा। वो तारीफें अपनी बीवी के लिए ना अपने आप अंदर से आएंगी, झूठी नहीं करनी पड़ेंगी। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग दिस। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई क्वेश्चंस हो आपके, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम अप फॉर दैट। क्वेरी थी कि जैसे ज्योतिष होता है, मैंने ये सुना है कि अभी जैसे मैं कुछ दिनों से काफी वो चल रहा था परेशान, मतलब अननेसेसरी, कल भी बहुत मन बहुत परेशान, परेशान इन द सेंस कि इतना परेशान कि क्या करें। पर अभी तक तो यही था कि यार बस एक ठीक है, करना है, जिंदगी जीनी है, कोई ऐसा हुआ नहीं। एक वैराग्य सा, ना किसी काम में मन लगना, ना कुछ, ठीक है खा लिया तो मतलब एक वो नहीं था, मतलब एक लाइफ का होता है ना, बट ठीक है भाई, ईश्वर ने जिंदगी जी है तो जीना है बस। एक था कि हाँ भाई, क्यों ईश्वर ने क्यों दुनिया क्यों बनाई, इतना मतलब बनाई तो फिर इतने सारे लॉजिक्स बना दिए, इतने सारे नियम कायदे कानून बना दिए है ना, समाज का वो बना दिया, उसमें भी सब काम करने हैं। तो एक ऐसा था मतलब, लेकिन अब धीरे धीरे थिंकिंग ये चेंज हो रही है, अब चेंज हो रही है। पैसे की तरफ भी ऐसा था, ठीक है जितना आ रहा है ठीक है, कोई ज्यादा अपना भी नहीं, लेकिन अब इसे भी इम्प्रूव करना है, अब सोचने लगी कि हाँ भाई क्या करना है। हाँ, अब देखिए, ये ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया है। हाँ एक जी। बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है ना, उसने एक बार जो बनाना था वो बना दिया। अब जो भी कुछ बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं। हम ही ईश्वर हैं। वी आर द क्रिएटर्स। आप जो बनाएंगे वही बनेगा। आपको क्रिएट करने के लिए ही भेजा गया है यहाँ पे। क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल। अगर आप क्रिएट ही वही चीजें कर रहे हैं जिनका भौतिक रोल है, सिर्फ अगर छोटी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप पता क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आपके पास एक न्यूक्लियर, एक एक हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर वर्क चल रहा है आजकल। उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड उसे यूज किस में कर रहे हैं, तो किस में करना चाह रहे हैं, ताकि वो सीएनजी की जगह कार्स जो है वो हाइड्रोजन से चल पाए, या इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसे। ह्यूमन इज ट्राइंग टू, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, एक न्यूक्लियर लेवल की जो एनर्जी है उसे एक छोटे लेवल पे यूज करना चाह रहा है, क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन कर भी यही रहा है। आप खुद में एक न्यूक्लियर रिएक्टर से कम नहीं है। ऑल यू नीड इज अ स्पार्क। वंस यू अंडरस्टैंड योर वैल्यू ना, जिस दिन एक स्पार्क जल गया अंदर से, एंड यू गेट टू नो योर वैल्यू, दैट्स इट। वो रिएक्टर रुकेगा नहीं, फिर किसी के बस में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पार्क दैट वैल्यू, टू अंडरस्टैंड हु यू आर। तो सर हर व्यक्ति के उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, मतलब हर व्यक्ति क्रिएटर, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अगर आप कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, अपने आसपास की जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, इस दुनिया को खुशहाल बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप अनकॉन्शियसली क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी कई बार नकारात्मक बनाते हैं, अपने आसपास के लोगों की भी जिंदगी को कई बार नकारात्मक बनाते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी हो सकती है। तो स्टार्ट कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करिए। और वो कॉन्शियसली क्रिएट जब भी होता है जब आप कॉन्शियस होते हो। वंस यू स्टार्ट बीइंग कॉन्शियस, देखिए कुंडली और एस्ट्रोलॉजी ठीक है, सही है, मैं मना नहीं करता, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सही है। लेकिन दीज वर्क्स फॉर दोज जो क्रिएट करना नहीं जानते हैं, जिनकी लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ समबडी एल्सेस क्रिएशन। ये उनके लिए है। जो खुद क्रिएटर्स है ना,
परमात्मा के लिए कुंडली नहीं है। कुंडली सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आउटर सर्कमस्टेंसेस से कंट्रोल हो रहे हैं। जो खुद से कंट्रोल हो रहे हैं उनके लिए क्या चीज है? तो खुद से कंट्रोल कैसे हुआ जाए? आगे के जो टास्क बताए आप करना शुरू करें तो सीख जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग से, ठीक है। बोलता आया हूँ। तो ये डू 3 टास्क विद अवेयरनेस एंड कॉन्शियसली, ये वही है ना? छोटा छोटा शुरू करिए। ठीक है। ये मैं 20 चीजें आपको बता भी दूंगा ना, अभी तक 3 चीजें भी अगर कंटिन्यू नहीं हुई तो 20 चीजें भी नहीं हुई। ठीक है सर, वो 3 ही करनी है। ठीक है, आप 3 शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, इम्पोर्टेंट वो है। तो सर जैसे मैं, ये था आपने कहा जैसे ज्योतिष का मैं कहता हूँ कि अब मैंने कहा यार बड़ा वो हो रहा है, तो देखते हैं लोग बाग, या जैसे दिखाया, अब तो मैं नहीं दिखाता क्या, मैंने कहा कह रहे हाँ ऐसे ऐसे ये चल रहा है, ये अब तक ये कंडीशन रहेगी, फिर ऐसा होएगा, फिर चेंज होगा। इवन जो हमले हो रहे हैं उसका भी कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो उसका ही बता देते हैं कि अब इस तारीख को ये होएगा, इस पार्ट में ऐसा होएगा, ऐसे संभावना है। इवन मतलब मैं उस चीज को वो कैसे कर रहे हैं, जैसे बहुत डाउन है, डिप्रेस है, सब चीज है, तो वो ग्रह चाल का भी मतलब मैं नहीं करता हालांकि इस पे, मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि देखिए, जो एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। हाँ जी, जब कह रहे हैं ना कि आप नहीं करते हैं, तो आप ये कॉन्शियसली कह रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली जो आपका ब्रेन है वो उसी प्रोग्रामिंग पे चल रहा है जिस पे प्रोग्रामिंग पे आपको पहले रन करवाया गया था। और इस प्रोग्रामिंग पे आप अकेले नहीं है, इस प्रोग्रामिंग पे मैं भी रन हुआ हूँ। ठीक है, टेक्स टाइम टू डीप्रोग्राम दिस। इफ यू वांट टू डीप्रोग्राम दिस, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बता सकता हूँ। यस सर। इसका एक वेरी सिंपल टेक्निक है अफर्मेशन की। ठीक है, एक अफर्मेशन लिख लीजिए, दैट यू कैन यूज, आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ. Oh no, I have given you the affirmation of this. I am valuable. My time is important, and I am in complete control of myself. I have given you this affirmation before. मैंने आपको कहा था लिखना है। एक बार और बता दीजिए सर, क्या है परमिशन ये? I am valuable. आपके चैट बॉक्स में होगा वैसे, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। I am valuable. My यस time is important. हाँ, माय टाइम इज इम्पोर्टेंट। I am in complete control of myself. आई एम इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। Myself. कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, ठीक है सर। इस अफर्मेशन को आप 2 चीजें कर सकते हैं। ब्रिंग अ रफ बुक, रफ नोटबुक, कम से कम भी कम से कम दिन में 20 से 25 बार इसे लिखना है, इन 3 लाइंस को रेगुलरली फॉर नेक्स्ट 90 to 100 days. सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज के एक रिकॉर्डर आता है, अफर्मेशन रिकॉर्डर, एक ऐप मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। ठीक है, उसे डाउनलोड कीजिए, उसमें अपनी वॉइस में इन 3 लाइंस को बोलिए। ठीक है, और दिन में कम से कम 400 बार सुनिए फ्री टाइम में। ठीक है, 15 डेज तक कॉन्शियसली सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मली भी आप सुनने के काम करते हो तो भी चल जाएगा। इससे डीप्रोग्राम करने में आपके ब्रेन को हेल्प होगी। 100 बार 50 दिन 100 दिन तक। लिख भी सकते हैं या सुन सकते हैं ना? लिखना तो मेरे हिसाब से लिखना ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, लिखना हो जाएगा। लिखिए तो है ही है, आप ये करिए कि 25 बार तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, सुनना ऐड ऑन कर दीजिए, जब आप सोने का टाइम हो तो सुन लीजिए उसे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये 2 चीज करिएगा, आपका ब्रेन जो है वो डीप्रोग्राम फॉर श्योर होगा इससे। क्योंकि देखिए, आप कॉन्शियसली अगर किसी बात को मान भी रहे हैं ना, लेकिन सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन कोई और बात मानता है, तो थोड़ी होगा जो सबकॉन्शियस मानता है। कॉन्शियस के मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ठीक है, सबकॉन्शियस तक पहुंचानी बहुत बहुत जरूरी है चीज है। नहीं नहीं, ये बहुत पावरफुल आइडिया है सर, जो आपने बताया ना, 20-25 टाइम लिखना। और अफर्मेशन सर वाकई में बहुत पावरफुल होता है, रियली। अफर्मेशन पे भी तो लोगे ना आप? इवन नहीं, अफर्मेशन पे यही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ लेने का कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है। इतना ही बहुत है। ठीक है,
तो और कोई डाउट हो फाइनेंस से रिलेटेड या और किसी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर काफी काफी कुछ सीखा है। मैं इवन मैंने स्क्रीनशॉट लिए आपके, मैं अभी तब तो नोट नहीं कर पाया था, लेकिन नोट करूंगा मैं। ठीक है, काफी अच्छा नॉलेज भी है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं।